हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। पिछले दो क्लासेज में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स को देखा और उनको समझाया। आज के क्लास में हम लोग अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके उनको जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन को बनाने के लिए कुल मिलाकर के हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं नेचर में। और अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो हम लोग कहेंगे हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरी तरफ अमीन ग्रुप, तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ एक साइड चेन ग्रुप आएगा जो कि बदलता रहेगा। और इसके बदलने के साथ साथ अमीनो एसिड का पूरा मतलब इसको जैसे जैसे बदलते जाओगे वैसे वैसे नए नए अमीनो एसिड्स तुम्हारे पास आते चले जाएंगे। तो इस चौथे वाले ग्रुप को बदल करके तुम तरह तरह के अमीनो एसिड्स लिख सकते हो। कुल मिलाकर के हमें 20 अमीनो एसिड्स लिखने होते हैं। 15 हमने तुम्हें लिख कर दिखाए थे और 5 के लिए कहा था कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा तो तुम खोज करके बुक से पढ़ ले जाओगे। तो इस ग्रुप को बदल करके हम तरह तरह के अमीनो एसिड्स लिख सकते हैं। अब देखो, हम लोग दो अमीनो एसिड्स को आपस में रिएक्शन कराने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर COOH और यहाँ पर कह दो कोई ग्रुप R1 है, ठीक। और एक और अमीनो एसिड लिखते हैं, ये हुआ तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पर कह दिया कि कोई ग्रुप R2 है। देखिए, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेकर के आएगा, इसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पानी का मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। और ऐसा करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा, C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड विथ NH और इसके पीछे जो राम कहानी है पूरी लिख दी जाए, R2 COOH और इसके पीछे जो बची हुई चीजें हैं वो भी लिख दी जाए, R1 एंड NH2। तो इस तरह से एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड्स को मिला करके ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, माइनस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का एक मॉलिक्यूल निकाला और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है इसे हम लोग कहते हैं ये डाइपेप्टाइड है, ठीक। तो अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल दो बार हो सकता है या फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलते हैं तो इस तरह से एक डाइपेप्टाइड बनता है। इसी में एक तीसरा मॉलिक्यूल जोड़ दो, ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। चौथा जोड़ दो, टेट्रापेप्टाइड। पांचवा जोड़ दो, पेंटापेप्टाइड। करते 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 जब ये चेन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड हो गया। और उसी पॉलीपेप्टाइड के ऊपर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है आज। दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, डाइपेप्टाइड हो गया। इसी में एक और अमीनो एसिड जोड़ने का प्लान बना लो, नथिंग डिफिकल्ट। कह दो एक तीसरा मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पर एक जो साइड चेन ग्रुप है वो R3 कह दिया हमने इसको। और इधर इन दोनों में फिर से रिएक्शन हुआ, पानी का मॉलिक्यूल निकला और यहीं से CONH, ठीक। ये CO, ये NH और फिर आगे जो जो चीजें दिखाई पड़ रही है उनको एज सच लिख डालो। तो अब देखो ये ट्राइपेप्टाइड हो गया। पहले डाइपेप्टाइड हुआ करता था, अब ये ट्राइपेप्टाइड हो गया। इसी तरह से और एक्सटेंड करते चले जाओ, ट्राइपेप्टाइड के आगे टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, करते करते बहुत लंबा सा चेन हो जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड का अगर एक जनरल स्ट्रक्चर तुम्हें लिखना हो तो देखो क्या करोगे, ये CONH देख रहे हो ना, ऐसे लिख लो CONH, ठीक। फिर एक कार्बन लगाओ, फिर से एक बार CONH, फिर एक कार्बन लगाओ, फिर CONH। तुम ऐसा जितनी बार चाहो उतनी बार कर ले जाओ। फिर एक कार्बन लगाओ, फिर CONH, इसी तरह से करते चले जाओ। फिर एक कार्बन लगाओ, इसे इधर भी एक कार्बन लगाते हैं। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर हम लोग लिखने की तरफ हम लोगों ने
एक स्टेप पूरा किया कि कार्बन लगाया फिर CONH, फिर 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 कार्बन लगाया। अब देखो इस कार्बन पर क्या क्या रहा होगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहा होगा जो आगे रिएक्शन करने में खर्च हो गया, पीछे एक अमीन ग्रुप रहा होगा जो भी बचा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पर कुछ ग्रुप R1 R2 R3 जो भी लिख ले जाओ। इसी तरह से इस कार्बन पर क्या रहा होगा, एक तरफ COOH रहा होगा जो रिएक्शन करने में इसका आधा हिस्सा खर्च हो गया है, पीछे क्या रहा होगा, NH2 रहा होगा जिसका NH बचा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कुछ R2, इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और R3, यहाँ पर हाइड्रोजन और R4 लिख दे, यहाँ पर हाइड्रोजन और R5 लिख दे, और अंतिम वाले अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के बारे में सोचे तो इधर NH2 रहा होगा, उधर COOH रहा होगा, तो COOH। तो इस तरह से जो है तुम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स को जोड़ करके हमने एक पेंटापेप्टाइड बना लिया है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही आसानी से तुम अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ करके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड करते करते बहुत लंबा चेन हो जाए तो पॉलीपेप्टाइड को लिख सकते हो। अब जैसे मान लो हमें कह दिया जाए कि ये ट्राईपेप्टाइड है, वैलीन, सेरीन और एस्पार्टिक एसिड को मिलाकर के एक ट्राईपेप्टाइड बनाया गया है। इस ट्राईपेप्टाइड का स्ट्रक्चर लिख करके देखो, तो देखो ये ट्राईपेप्टाइड है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। अच्छा यहाँ पर एक चीज हम तुमको बताना मिस कर गए, ध्यान देना कि जब भी तुम एक पॉलीपेप्टाइड लिखोगे तो होगा क्या, सबसे लास्ट में और सबसे पहला, चलो कह दिया ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में है, सबसे पहले वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री रहेगा और सबसे अंतिम वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री रहेगा। तो जिधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री रहता है हम लोग कहते हैं ये C टर्मिनल है, C टर्मिनल, और जिधर NH2 ग्रुप फ्री रहता है उसको हम लोग कहते हैं ये N टर्मिनल है। तो C टर्मिनल और N टर्मिनल। और जब भी ये तुम्हें सीक्वेंस लिखा हुआ मिल जाए हमेशा इधर वाले को N टर्मिनल पर मानोगे, इधर वाले को C टर्मिनल पर मान करके स्ट्रक्चर पूरा करोगे। तो N टर्मिनल पर मतलब यहाँ पर वैलीन होना चाहिए था, बीच में सेरीन होना चाहिए था और यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए था। तो वैलीन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर तुम जानते हो तो तुमको पता होगा कि वैलीन में यहाँ पर R1 की जगह पर मतलब यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहेगा, तो इसको हटाओ और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दो, और जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ते हो देखो ये हो गया वैलीन। सेरीन में यहाँ पर ये जो साइड चेन है इसकी जगह CH2OH रहेगा, जैसे जोड़ते ये सेरीन का रेजिड्यू हो गया। एस्पार्टिक एसिड में यहाँ पर CH2COOH हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है तो फिर पॉलीपेप्टाइड वगैरह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाओ और जोड़ जोड़ करके डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, वॉट एवर यू नीड जस्ट मेक इट राइट। अब यहां पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारे पास L वैलीन है, L सेरीन है और L एस्पार्टिक एसिड है। ये D और L का क्या चक्कर होता है, पहले लेक्चर में हमने तुम्हारे साथ शेयर किया था कि अमीनो एसिड में सिमेट्री कार्बन है तो उसको D और L दो तरह से लिख सकते हैं, हमने सबका L फॉर्म लिया है। इन तीनों को मिला करके कितने ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंसेस लिखे जा सकते हैं। जैसे वैलीन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड अगर तीनों को मिला दे तो ये एक सीक्वेंस हो गया। कोई जरूरी नहीं कि पहला वैलीन ही रहे, हो सकता है कि पहले सेरीन आए बाद में वैलीन आए। तो ऐसे ऐसे करके कितने सीक्वेंसेस लिखे जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास n डिफरेंट अमीनो एसिड्स, मतलब किसी का रिपीटिशन नहीं है, वैलीन दो बार नहीं लिया, एक ही बार लिया है, तो n डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, इनको मिला करके अगर हमको पॉलीपेप्टाइड लिखना है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेज लिखने हैं, तो इन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेज को फैक्टोरियल n तरीके से, फैक्टोरियल n तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 अमीनो एसिड्स है तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1,
बोले तो 6। इसी तरह से अगर कभी तुम्हारे सामने फैक्टोरियल 5 आ जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से सॉल्व कर ले जाओगे तो सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। तो 3 अमीनो एसिड्स को मिला करके जितने भी ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंसेज बनाए जा सकते हैं अगर उनके बारे में सोचा जाए तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 तरह से सीक्वेंसेज लिखे जा सकते हैं। तो मैं ऐसे सोचो, एक बार वैलिन को बीच में रख देना, एक बार सेरीन को बीच में रख देना, एक बार एस्पार्टिक एसिड को बीच में रख देना, तो 3 तो हो ही गए। जब इसको बीच में रखोगे तो इन दोनों को साइड साइड में रखना पड़ेगा ना, तो एक बार इसको लेफ्ट रखना, इसको राइट रखना, और अगली बार इसको लेफ्ट करके उसको राइट कर देना। जब वैलिन सेंटर में रहेगा तो इन दोनों को 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में चेंज करके। इसी तरह से जब सेरीन सेंटर में रहेगा तो इन दोनों को लेफ्ट राइट करके 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड सेंटर में रहेगा तो फिर से इन दोनों को 2 तरह से लेफ्ट राइट में अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का आंसर जो 6 आया था वो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि कैसे 6 तरीके से लिखना है। हम लोग विजुलाइज भी कर सकते हैं कि कुछ खास नहीं करना है। एक बार क्या कर लो, वैलिन को बीच में रखो, बाकी दोनों तरफ सेरीन और एस्पार्टिक एसिड, और अगली बार बदल देना, एस्पार्टिक को सेरीन की जगह, सेरीन को एस्पार्टिक की जगह। फिर क्या है, सेरीन को बीच में रख लो, तो इधर चलो वैलिन लगा दिया, इधर एस्पार्टिक एसिड लगा दिया, फिर दोनों को चेंज कर लेना, उधर वैलिन इधर एस्पार्टिक। और तीसरा एस्पार्टिक एसिड अगर बीच में रख दिया जाए तो एक तरफ सेरीन रखना पड़ेगा और एक तरफ वैलिन रखना पड़ेगा, दोनों को आपस में चेंज कर लेना, एक बार सेरीन इधर वैलिन उधर कर देना, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल 6 आंसर आया है वो हम लोग ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो छोटा केस था तो विजुअलाइज कर लिया, बड़ा केस होता तो विजुअलाइज करने में थोड़ा सा समय लगता। तो इस वे में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट, कि अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाया जाता है। एक और प्रश्न यहां पर हम लोग टैकल करेंगे। देखो, अपने पास ग्लाइसिन, फिनाइल एलानीन और एस्पार्टिक एसिड और लाइसीन, ये 4 अमीनो एसिड्स हैं। इनको मिला करके हमको टेट्रा पेप्टाइड सीक्वेंसेज लिखने हैं। और टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंसेज को इस तरह से लिखना है सच दैट सी टर्मिनल हैज एन एसिमेट्रिक कार्बन, कि सी टर्मिनल पर हमेशा एसिमेट्रिक कार्बन होना ही होना चाहिए। तो देखो, जब इन चारों को मिला करके टेट्रापेप्टाइड बनाओगे तो कह दो ये एक सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट। ये हुआ एन टर्मिनल, ये हुआ सी टर्मिनल। इधर की तरफ लास्ट में जो अमीनो एसिड लिखा जाएगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो फ्री रहेगा, राइट। तो यहाँ पर लाइसीन भी आ सकता है, एस्पार्टिक भी आ सकता है, फिनाइल एलानीन भी आ सकता है, ग्लाइसिन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन कहता है कि सी टर्मिनल पर हमेशा एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है। मतलब सीक्वेंसेज बनाने हैं लेकिन यहाँ पर ग्लाइसिन नहीं आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन नहीं होता तो हमारा आंसर होता फैक्टोरियल 4, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोले तो 24 सीक्वेंसेज बनने होते थे। अगर ये कंडीशन नहीं होता, सीधा सीधा टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस लिखना होता तो हम लोग 24 तरीके से सीक्वेंस को लिख सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक छोटा सा कंडीशन है कि सी टर्मिनल पर एसिमेट्रिक कार्बन होना ही होना चाहिए। तो सी टर्मिनल पर एसिमेट्रिक कार्बन होने का मतलब ग्लाइसिन यहाँ नहीं रख सकते, फिनाइल एलानीन रख सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड रख सकते हैं, लाइसिन रख सकते हैं, लेकिन ग्लाइसिन यहाँ नहीं रख सकते। ठीक, अच्छा, अगर इन 24 सीक्वेंसेज के बारे में सोचा जाए तो 24 में से कुछ मौकों पर यहाँ पर लाइसिन आएगा, कुछ मौकों 24 में से कुछ मौकों पर यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड होगा, उन्हीं 24 में से कुछ मौकों पर यहाँ फिनाइल एलानीन होगा, और फिर 24 में से कुछ मौकों पर ग्लाइसिन भी होगा, और सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। तो 6 मौके पर ये, 6 मौके पर ये, 6 मौके पर ये, और 6 मौकों पर ये जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम ग्लाइसिन को एक्सक्लूड कर दें क्योंकि मेरे को ग्लाइसिन चाहिए नहीं यहाँ पर, तो इसको हटा दें। तो 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका मिलाकर 18 ऐसे मौके होंगे जब यहाँ पर ग्लाइसिन न होकर के कोई और अमीनो एसिड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो है 18।
कि 18 तरीके से ऐसे सीक्वेंसेस लिखे जा सकते हैं कि सी टर्मिनल पर ग्लाइसिन नहीं आएगा, यही तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर हमारे सामने आते हैं, सो नो इशू, वी कैन डू दैट। तो ये हो गई हमारी बातें अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाने पर। फिर हम पॉलीपेप्टाइड का अगर एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एक उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और एक उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, पूरा सीक्वेंस पता है, मतलब हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता है। फिर उसके बाद ध्यान देना कि अमीनो एसिड का जो ये चेन बन रहा है, चेन ऐसा नहीं कि सीधा चलता चलता चला जाएगा, ये चेन अपने आप को स्पाइरल में या फिर इस तरह से शीट में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो ग्रुप्स हैं, जैसे चेन सीधा सीधा चल रहा है तो ग्रुप सीधे चलते चलते चले जा रहे हैं, लेकिन जब इस चेन को ऐसे मोड़ोगे तो कह दो यहाँ पर एक CO था और यहाँ पर एक NH था, जब इसको तो मोड़ोगे तो दोनों पास में आएंगे और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो चेन जब इस तरह से अपने आप को जगह जगह से मोड़ लेता है, चेन जगह जगह से मुड़ जाता है, तो जो ग्रुप्स है वो थोड़े पास पास आ जाएंगे, स्पेशली वो ग्रुप्स जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं, शेप एंड कन्फर्मेशन। एडॉप्टेड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करके फाइनली इसने कैसा शेप या कैसा कन्फर्मेशन एडॉप्ट कर रखा है, उसको पकड़ना चाहते हैं। दो पॉपुलर शेप्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स, और इसको जिस तरह से शीट के जैसा बना है, बीटा प्लेटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये दो कॉमन शेप्स और कॉमन कन्फर्मेशन से जो पॉलीपेप्टाइड चेन से अडॉप्ट कर लेते हैं। और भी तरह तरह के शेप्स और कन्फर्मेशन है, लेकिन ये दो सबसे सिंपल और सबसे कॉमन। तो इस तरह से मुड़ने का रीजन क्या हुआ, ताकि जो ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो पास आ जाए। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो स्टेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। फिर बात इतने पर नहीं खत्म होती, फिर उसका एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये अपने आप को फिर से फोल्ड करेगा। ठीक, इसने कह दो ये इसने अपने आप को ऐसे फिर से फोल्ड कर लिया। ये इसका हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, और इसने अपने आप को फिर से फोल्ड कर लिया। और ऐसा करने से क्या होता है कि इसका शेप फिर से बदलेगा और अब ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव 3 डायमेंशनल शेप। ये अपने आप को जगह जगह से फिर से मोड़ लेगा और मोड़ करके एक एक्टिव शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे तुम सोचो कि फैक्ट्री से, बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें आयरन की मेटलर्जी करी जाती है, वहाँ से आयरन निकाला जाता है। तो आयरन वहाँ से जो निकलेगा वो तो ऐसे ही आयरन का बड़ा बड़ा क्यूब या फिर आयरन के बड़े बड़े बॉल्स या फिर आयरन के बड़े बड़े रॉड्स, कुछ ऐसा ही बना करके वो बाहर भेज देते होंगे। अब तुमको लोहे की एक कढ़ाई चाहिए, तो वो कढ़ाई कैसे बनेगा, फिर वो जो वहाँ से आयरन का बड़ा वाला बॉल या क्यूब या रॉड जो भी है अगली फैक्ट्री में भेजा जाएगा। वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, फिर उसको पीट पीट करके उसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो कढ़ाई क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे की एक कढ़ाई मतलब लोहे का एक टुकड़ा, लेकिन उसका एक अपना शेप है।
उसका जो शेप है उसी की वजह से वो कढ़ाई का काम कर रहा है। अगर उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाए तो वो प्लेट हो जाएगा, वो कढ़ाई का काम नहीं करेगा। लोहे का वही टुकड़ा है, उतना ही वजन है, लेकिन शेप बदल गया तो वो कढ़ाई ना होकर के अब प्लेट हो गया। तो एक शेप में वो कढ़ाई का काम कर रहा है, दूसरे शेप में वो प्लेट का काम कर रहा है। फिर उसी को और तोड़ मोड़ करके हम लोग चाहे तो उससे और भी दूसरी दूसरी चीज़ें जैसे साइकिल वगैरह भी बना सकते हैं। तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को हम अलग अलग शेप दे करके उससे अलग अलग काम ले सकते हैं। तो यही एक्टिव शेप का मतलब है कि इसका जैसा शेप होगा वो अपने शेप के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शन करेगा। तो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कौन सा शेप या कौन सा कन्फर्मेशन अडॉप्ट किया है। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो फिर से फोल्ड होगा और फिर से फोल्ड होकर के एक एक्टिव शेप अक्वायर करेगा, मतलब अब कुछ काम कर सकता है। अभी तक यहाँ तक काम करने की कोई बात नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर काम करने की बात हो रही है कि इसका शेप ऐसा हो गया कि अब ये कुछ काम परफॉर्म कर सकता है, कुछ वर्क कर सकता है। तो जब हम जानते हैं कि इसका शेप कैसा है और इस शेप की वजह से ये क्या क्या कर सकता है, तो हम लोग कहते हैं ये हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर भी इसका पता है। और ध्यान देना, जब इस तरह से तुम उसको मोड़ोगे तो मोड़ करके पकड़े रहने के लिए कुछ फोर्स की भी जरूरत होगी। बिना फोर्स के तो ऐसे रहेगा नहीं, तो इसको ऐसे मोड़ करके पकड़े रहने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। ये फोर्स कहाँ से आएंगे? जैसे यहाँ पर भी जब मोड़ा था तो मोड़ने के लिए फोर्स जो चाहिए था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ रहा था। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ तो काम आएगा। इसके अलावा आयनिक फोर्सेस, अमीनो एसिड्स को हम लोगों ने पढ़ा है ना पिछले क्लास में, कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कभी कैटायनिक होता है, कभी एनायनिक होता है, कभी ज्यूटर आयन होता है। तो तुम देखोगे इसमें जगह जगह प्लस माइनस के चार्जेज रहेंगे और वो चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आयनिक फोर्सेज। इसके अलावा वान डर वाल्स फोर्सेज, ये तो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वान डर वाल्स फोर्सेज। और इसके अलावा डाइसल्फाइड लिंक्स, ये क्या होते हैं? तो एक अमीनो एसिड हम लोगों ने देखा हुआ है, कहाँ लिखें, चलो इधर लिख देते हैं। एक अमीनो एसिड हम लोगों ने देखा हुआ है जिसमें CH2SH होता है एंड वी कॉल इट सिस्टीन। तो इस पूरे ग्रुप को हम चलो कह देते हैं ये R है, तो RSH लिख सकते हैं इसको। तो ये SH ग्रुप क्या करता है, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे और दो मॉलिक्यूल्स मिला करके RSSR ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सल्फर सल्फर के बीच में ये जो लिंक तैयार हुआ इसी को डाइसल्फाइड लिंक कहते हैं। तो सपोज ये चेन चल रहा है, यहाँ पर एक SH ग्रुप है, यहाँ पर एक SH ग्रुप है, दोनों आपस में इस तरह से रिएक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डाइसल्फाइड लिंक बन जाएगा। और डाइसल्फाइड लिंक बन जाने की वजह से अब ये चेन अपने आप को फिर सीधा नहीं कर पाएगा, तो ये मुड़ गया तो मुड़ा हुआ ही रहेगा जब तक ये बॉन्ड टूट न जाए। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो सीधे होते हैं और कुछ लोगों के बाल मुड़े हुए होते हैं, करली हेयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके हेयर्स करली होते हैं, मुड़े हुए बाल होते हैं, उनमें ये वाला अमीनो एसिड ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा अमीनो एसिड होता है तो फिर जगह जगह पर डाइसल्फाइड लिंक बना करके बालों को मोड़ देता है, तो बाल उनके सीधे न होकर के मुड़े हुए रहते हैं, घुघराले बाल, करली हेयर्स। तो इस वे में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड का अपना एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस को देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम शेप और कन्फर्मेशन को देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कौन सा शेप या कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर रहा है। टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं कि इसका एक्टिव शेप क्या है। फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर इसी में शामिल करते हैं हम लोग, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, इसका अपना शेप है। फिर एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, उसका भी अपना कुछ शेप होगा। फिर एक तीसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, उसका कुछ अपना शेप है। इसी तरह से एक चौथा पॉलीपेप्टाइड हो गया, उसका कुछ अपना शेप है। तो कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिलकर के फाइनली एक प्रोटीन बनाते हैं। जैसे साइकिल देखो ना, साइकिल में क्या है, कई सारे छोटे छोटे हिस्से हैं। पैडल है जिसका अपना काम है, हैंडल है जिसका अपना काम है, सीट है जिसका अपना काम है, और इन सबको जोड़ करके क्या होती है, पूरी साइकिल तैयार होती है जो कि एक अकेला काम करती है कि तुमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। उसमें से मान लो हैंडल गायब कर दो तो अब साइकिल काम नहीं करेगा, पैडल गायब कर दो, पूरा साइकिल है पैडल नहीं है, साइकिल काम नहीं करेगा। तो ठीक ऐसे ही जो एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन में छोटे छोटे कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर है, मतलब प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन एक छोटा सा काम कर सकता है
और ऐसे छोटे छोटे कई सारे कामों को मिला करके जो प्रोटीन होता है कोई कंप्लीट फंक्शन, कोई एक पूरा का पूरा अच्छा सा एक काम कर सकता है। तो जब हम प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पता लगाना होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर ये पॉलीपेप्टाइड्स पर अप्लाई होते हैं। जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड्स आपस में कैसे जोड़ जोड़ करके प्रोटीन तुमको बनाना है, राइट। और एक टर्म होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या होता है कि तुम प्रोटीन को थोड़ा सा हीट कर दो या कुछ इसमें एसिड बेस वगैरह मिला दो तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह टूट जाएंगे तो इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था, इसका जो शेप था, एक्टिव शेप था, वो बदल जाएगा। जैसे साइकिल का पैडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, वो टेढ़ा हो जाएगा तो इधर उधर टकराएगा और पूरा चक्कर खा नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा, तो साइकिल तो तुम्हारी चल चुकी ना, नहीं चलेगी। तो इतनी बड़ी साइकिल है, उसमें से कहीं से काम का एक छोटा सा चीज़ तुम खराब कर दो, पूरी साइकिल अब खराब हो गई, वो चल नहीं पा रही है अच्छे से या चल ही नहीं पा रही है बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दे, उसका जो एक्टिव शेप था जिसकी वजह से वो काम कर रहा था, तुम थोड़ा सा उसको गर्म वगैरह कर दो, एसिड बेस वगैरह मिला दो तो शेप बदल गया। अब उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बदल गया और वो जो काम कर सकता था वो काम नहीं कर पाएगा, या मे बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेज आ जाए तो उसके शेप और कन्फर्मेशन में थोड़े चेंजेज आ जाएंगे, जिसके बाद वो जो काम कर सकता था वो काम नहीं कर पाएगा और हम लोग कहते हैं कि हमारे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया, राइट। हमारे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर सीखा।